ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग मलबार तट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मलबार तट। तो मलबार तट की अगर स्थिति और विस्तार के बारे में बात करते हैं तो यह आपको मंगलोर से यानी कि न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है। यानी कि ये आपका कर्नाटका के न्यू मंगलोर से लेकर कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ जो क्षेत्र है इसको हम लोग मलबार तट के नाम से जानते हैं। अगर वहीं बात करते हैं तो ये पश्चिमी घाट का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे मलबार तट के नाम से जाना जाता है, जिसको कभी कभी केरला तट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर से दक्षिण दक्षिण में अगर इसकी लंबाई के बारे में बात करते हैं तो यह लगभग आपको 550 किलोमीटर में पाया जाता है। वहीं अगर इसकी चौड़ाई के बारे में बात करते हैं पूर्व से पश्चिम में तो आपको 20 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक के पाई जाती है। यानी कि कहीं कहीं पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ी सी पतली है, यहाँ भी पतली है, पर यहाँ इस वाले क्षेत्र में देखेंगे तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। वहीं अगर बात करते हैं इसकी स्थिति और ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में बात करते हैं तो यह आपको 8 डिग्री 18 मिनट से लेकर 12 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 52 मिनट से लेकर 77 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है। वहीं अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो यह लगभग आपको 40,547 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र है। अगर इसमें अगर बात करते हैं कि कौन कौन से मतलब कि राजनीतिक रूप से कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो इसमें आपको केरला के जो 14 जिले होते हैं वो भी आते हैं और तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है। इसको संपूर्ण रूप से मलाबार तट के नाम से जानते हैं। अगर इसकी संरचना की बात करते हैं या ऊंचावच के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से ये देखिए, यह आपका जो है ये पश्चिमी घाट का पार्ट है तो ये आपको सह्याद्री वाला पार्ट है। तो ये आपको पहाड़ी के रूप में मिलेगा, यानी कि इसका ऊंचाई मतलब कि लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास होगा, या औसत रूप से बात करें तो 1000 से लेकर 1500 मीटर की ऊंचाई मिलेगी। उसके बाद से ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको देखेंगे तो एक मैदानी क्षेत्र मिलेगा। ये वाला जो क्षेत्र है ये आपको तटवर्ती रूप में मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि मुख्य रूप से अगर ऊंचावच के बारे में बात करते हैं तो यहाँ 3 प्रकार की पाई जाएगी। एक तटवर्ती क्षेत्र होगा, दूसरा आपको मैदानी क्षेत्र होगा और तीसरा इसमें क्या होगा, पहाड़ी क्षेत्र होगा। तो यह मुख्य रूप से आप देखिए तो ये प्रायद्वीपी का ही एक भाग है, जिसमें क्या होता है कि ये जो प्रदेश है ये पूर्व में सह्याद्री पर्वत श्रेणी से ही युक्त होती हैं, जिसकी क्या होती है, कगार खड़ा होती है। अगर मुख्य रूप से बात करें तो यहाँ पे 3 पेटियाँ या 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है। जो इसकी पहले भाग होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेतीली, ये तटीय रेतीली क्षेत्र, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है जो तटवर्ती में पड़ता है, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे रेतीली तटवर्ती पेटी बोलेंगे। उसके बाद से जो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे ये चौरस मैदान बोलेंगे। उसके बाद से ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे पहाड़ी क्षेत्र। यानी कि मुख्य रूप से यहाँ पे 3 भागों में इसको बांटा जाता है। अगर वहीं बात करते हैं कि ये जो तटवर्ती क्षेत्र होता है यहाँ क्या होता है कि समुद्र की जब लहरें चलती है तो वहाँ से जो मिट्टी होता है, कंकड़ होता है या बालू होता है, उसका निक्षेपण किया जाता है। तो उसके निक्षेप से यहाँ पर देखेंगे तो बालू का स्तूप बन जाता है। फिर अगर उस स्तूप में पानी मतलब कि समुद्र की लहरें आई, उसमें पानी का जमाव हो जाता है तो उससे क्या होता है, उसे एक झील की निर्माण होती है जिसको स्थानीय भाषा में लगून के नाम से जानते हैं। ये आप यहाँ पर छोटे छोटे देख रहे होंगे कि इस क्षेत्र में अगर पानी आकर जम जाता है तो इसको हम लोग लगून के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि यहाँ पे तमाम नदियाँ मतलब कि ये जो सह्याद्री वाला क्षेत्र है यहाँ से तमाम नदियाँ प्रवाहित होती हैं। मुख्य रूप से ये आपको अरब अरब सागर में ही गिरती है। तो क्या होता है कि अपने कटाव की वजह से वहाँ पे समतली मैदान या नदियों के किनारे क्या होता है, एक मतलब कि चौरस मैदान बनाती है जहाँ पे क्या होता है, अलुवियल डिपोजिशन होता है, उसको हम लोग समतली मैदान के रूप में जानते हैं। वहीं अगर बात करते हैं कि इसका जो ढाल है तो ये आप देखिए मुख्य रूप से देखेंगे कि ये पूरब में क्या होता है, ऊंची पहाड़ी के भाग पाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे देखेंगे तो ये लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई रखता है। वहीं अगर बात करते हैं मुख्य रूप से ये जो सह्याद्री वाला क्षेत्र है या पश्चिम घाट वाला जो क्षेत्र है उसमें अगर बात करेंगे कि वेस्टर्न घाट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो आप मुख्य रूप से देखेंगे नीलगिरी, जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों आपस में मिलते हैं। उस जो जंक्शन होता है या संधि होती है उसको हम लोग नीलगिरी के नाम से जानते हैं। वहीं अगर उससे थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो वहाँ पर अन्नामलाई, फिर से पलनी हो गया, इलायची की पहाड़ियाँ आदि पाई जाती है, जिससे मिलकर क्या होता है, मलाबार तट का निर्माण होता है। वहीं अगर अफवाह तंत्र के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से देखेंगे तो यहाँ पे पेरियार देखिए, ये एक पेन्नार नदी है जो यहाँ से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है।
यहाँ से आपको देखिए पेरियार नदी गिरती है। तो मुख्य रूप से अगर देखें, अगर नदियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो नदियाँ हैं काफ़ी छोटी पाई जाती है, लेकिन जो उसमें से सबसे प्रमुख या सबसे बड़ी नदी अगर पाई जाती है तो उसको हम पेरियार नदी के नाम से जानते हैं, जो लगभग 230 किलोमीटर की लंबाई रखती है। उसके अलावा अन्य छोटी छोटी यहाँ से नदियाँ हैं, जिसमें कुछ अगर प्रमुख नदियों के बारे में बात करते हैं तो चंद्रगिरी हो गया, कुप्पम हो गया, चेलियार हो गया, पम्मा हो गया, उसके बाद से मणिमाला हो गया, ये आदि यहाँ पे मतलब कि छोटी छोटी नदियाँ पाई जाती हैं, जो इस क्षेत्र को क्या होती है कि घाटियों द्वारा काट कर इसको एक मैदानी रूप में परिवर्तित करती है, जिसको हम लोग मालाबार तट के नाम से जानते हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि तमाम बहुत से मतलब यहाँ पे झील पाए जाते हैं, जिसको हम लोग लगुन के नाम से जानते हैं। अगर इसकी जलवायु दशा के बारे में बात करते हैं कि यहाँ की जलवायु कैसी है, तो मुख्य रूप से देखिए मालाबार जो तट होता है इसका मतलब कि जो जलवायु होती है ये उष्ण और आर्द्र होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो वार्षिक तापांतर होता है उसमें बहुत ही कम या भिन्नता पाई जाती है। अगर मासिक तापमान की बात करते हैं तो लगभग आपको 24 डिग्री से लेकर 31 डिग्री के बीच में पाया जाता है। जो यहाँ की अधिकांश जो वर्षा होती है ये आपको अप्रैल से लेकर नवंबर के मध्य में जो अरब सागर द्वारा प्रवाहित होती है। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हमारे देश में मानसून आता है तो क्या होता है कि एक यहाँ से होकर गुजरती है, फिर एक यहाँ से निकल कर जाती है, फिर आपको अंडमान वाला क्षेत्र में चली जाती है। यानी कि हमारे यहाँ दो उसकी धाराएँ होती है जो हवा प्रवाहित होती हैं। तो जो अरब सागर वाली जो हवा की धारा होती है या हवा प्रवाहित होती है उसके माध्यम से यहाँ पे वर्षा होती है। तो मुख्य रूप से अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो वर्षा होती है आपको ये अप्रैल से नवंबर के मध्य में ही होता है। उसके बाद से अगर यहाँ पे बात करें कि मुख्य रूप से जो वर्षा होती है वो आपका दक्षिणी पंश्चिमी मानसून से ही होती है। वहीं अगर बात करते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, तो लगभग यहाँ पे जो वर्षा की औसत मात्रा है वो लगभग यहाँ पर 275 सेंटीमीटर होती है। अगर वर्षा की मात्रा के बारे में बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से देखिए आपको पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण की ओर जब जाते हैं तो क्या होती है, इसमें घटोतरी होती जाती है। वहीं अगर बात करते हैं कि ये नहीं है कि सामान्य रूप से सभी जगह एक ही जैसे बारिश होती है, तो जो कुन्नूर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे देखेंगे लगभग 300 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। लेकिन अगर वहीं त्रिवेंद्रपुरम में जाते हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर, कन्याकुमारी में जब जाते हैं तो 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे काफ़ी वर्षा में भी असमानता पाई जाती है। यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद से ये वाला जो क्षेत्र होते हैं इसमें वर्षा पाई जाती है। जो रेड वाला एरिया है इन सब क्षेत्रों में सबसे कम वर्षा होती है। यानी कि कहीं ना कहीं ये रेन शैडो जैसा बनाती है। क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी घाट का पार्ट है, इस वजह से जो इसके पश्चिमी तट है जो कि अरब सागर से लगा हुआ क्षेत्र है, इधर ज़्यादा वर्षा होती है। जो आगे की तरफ जाती है वेस्टर्न घाट से, उधर वर्षा कम होती है। अगर यहाँ की मिट्टियों के बारे में बात करते हैं तो जब मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख रूप से यहाँ पे 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली आपकी मिट्टी होगी यहाँ पे बलुई मिट्टी होगा, यानी कि जो तटवर्ती क्षेत्र में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बलुई मिट्टी बोलेंगे। जो नदियों द्वारा प्रवाहित होती है या नदियों के किनारे जो मिट्टी जमती है उसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ये जो ऊंची वाली जो क्षेत्र है जिसको हम लोग के वेस्टर्न घाट बोलते हैं यानी कि पश्चिमी घाट बोलते हैं, यहाँ पे मुख्य रूप से आपको हिली सॉइल यानी कि फॉरेस्ट जो सॉइल है वो पाया जाएगा। तो मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रकार की ही सॉइल पाई जाती है, लेकिन उसमें भी देखेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए मिलता है। तो जब बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से देखेंगे कि जो बलुआ की मिट्टी होती है उसकी प्रधानता पाई जाती है। उसके बाद से क्या होता है कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जो नदी के घाटी होती हैं या जो नदी के किनारे होते हैं, वहाँ पे इसका जमाव मिलता है। वहीं अगर लाल और लेटराइटिक सॉइल के बारे में बात करते हैं तो जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे मुख्य रूप से देखेंगे आपको लाल मिट्टी या यहाँ पे आपको लेटराइटिक सॉइल पाया जाता है। अगर इस क्षेत्र की वनस्पतियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी मतलब कि क्षेत्र है उसका लगभग 1/4 यानी कि 25% जो क्षेत्र होता है वो आपको वनस्पतियों यानी कि वनों द्वारा घिरा हुआ पाया जाता है। मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आर्द्र, पतझड़ और सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगर बात करें कि इस वनों में किस प्रकार की वृक्ष पाई जाती है तो मुख्य रूप से आप देखिए सागौन हो गया, चंदन हो गया, एबोनी हो गया, सिनकोना हो गया, साल हो गया, रबड़ हो गया, रोजवुड हो गया, इस प्रकार के यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं। जो समुद्री तट होता है उसके सहारे अगर देखा जाए तो यहाँ पे नारियल के वृक्ष पाई जाती है, जो अभी आगे हम चलकर देखेंगे कि जो व्यापारिक फसलें होते हैं उसका ये पार्ट होती हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र होती है वहाँ पे आपको कहवा हो गया, चाय हो गया, काजू हो गया,
केला के बागानें पाई जाती हैं। तो प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में अगर वर्षा ठीक ठाक होती है तो यहाँ पे वनस्पतियाँ भी ठीक ठाक पाई जाती है। और तटवर्ती क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, तटवर्ती और पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कहवा की भी खेती होगी, चाय की भी खेती होगी, केला की भी खेती होगी, और इसके साथ साथ यहाँ पे नारियल की भी खेती होती है। वहीं अगर संसाधन की दृष्टि से देखते हैं तो संसाधन जो मालाबार तट है वो संसाधन संपन्न नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे सीमित संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो भी संसाधन पाए जाते हैं, अगर उन संसाधनों में से प्रमुख रूप से बात करेंगे तो आपको इल्मेनाइट मिलेगा, मोनोजाइट मिलेगा, जिरकोनियम मिलेगा, ये आपको सिलेनामाइट मिलेगा, चिकनी मिलेगी, चिकनी मिट्टी मिलेगी, ग्रेफाइट मिलेगा, लोहा लौह अयस्क मिलेगा, अभ्रा मिलेगा, और नमक आदि यहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसमें से भी जो इल्मेनाइट है और ये मोनोजाइट है, ये इसको दुर्लभ खनिज संसाधन में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इससे यूरेनियम बनाया जाता है, यूरेनियम से फिर बिजली का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको दुर्लभ खनिज संसाधन के रूप में रखा जाता है। अब मुख्य रूप से अगर बात करते हैं कि मालाबार तट में कहाँ पाया जाता है, तो ये देखिए जो मालाबार के जो दक्षिणी भाग है, मालाबार के जो दक्षिणी भाग है, यहाँ पे मुख्य रूप से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रेफाइट मिल जाएगी, फिर से लिग्नाइट मिल जाएगी, उसके बाद से आपको यहाँ पे माइका मिल जाएगी, फिर उसके बाद से दूसरा जमावड़ा की जब बात करते हैं तो ये जो उत्तरी भाग होता है उस क्षेत्र में मिलता है। यानी कि पूरे मालाबार तट में जो दक्षिणी और उत्तरी जो तट होता है या किनारे वाला जो क्षेत्र होता है, वहीं पर मुख्य रूप से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। बाकी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे छिटपुट पाए जाते हैं। अब मालाबार तट की अगर अर्थव्यवस्था के बारे में, कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो मालाबार एक ऐसा तट है जो कि कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे लगभग देखिए जो पूरे मालाबार के जो क्षेत्रफल है उसका 55% जो क्षेत्र होता है वो कृषि के अंतर्गत आती है या यहाँ पे कृषि किया जाता है। लगभग यहाँ के 50% जो जनसंख्या होती है उसका भरण पोषण या उस पर जीवन निर्वाहन का कार्य करता है। वहीं अगर बात करते हैं कि यहाँ के व्यापारिक फसलें क्या होता है, जो खाद्यान्न फसलें होती है उससे अधिक यहाँ पे व्यापारिक फसलें उगाई जाती है। अगर व्यापारिक फसलों के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख रूप से देखेंगे आप यहाँ पे रबड़ हो गया, कहवा हो गया, चाय हो गया, मसाला हो गया, काजू हो गया, केला हो गया, नारियल इत्यादि यहाँ पे उगाए जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं तो जो रबड़ और कहवा, चाय और इलायची, ये केवल 4 जो चीज़ें हैं, इसका लगभग 6.82 लाख हेक्टेयर भूमि पर इसका खेती की जाती है, जो कि कुल कृषि जो भूमि है या क्षेत्रफल है उसका लगभग 29% होता है। वहीं अगर बात करते हैं खाद्यान्न फसलों में तो मुख्य रूप से आप देखेंगे यहाँ पे धान हो गया, गन्ना हो गया, मूंगफली हो गया, तिलहन हो गया और दाल आदि प्रकार के यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। अगर एक बात करते हैं कि ये आपको पता है कि वेस्टर्न घाट का पार्ट है, यहाँ पे वर्षा भी अच्छी होती है क्योंकि मानसून के पहले वर्षा इन्हीं सब क्षेत्रों में होता है। तो यहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होने की वजह से यह जो क्षेत्र होता है एक मतलब कि अनोखा क्षेत्र है। यहाँ पे जो धान है उसकी वर्ष में 3 फसलें होती है। जैसे हम लोग के यहाँ देखते हैं एक बार धान बोया जाता है उत्तरी भारत में, एक बार धान, एक बार गेहूँ या अन्य फसलें बोया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक साल में 3 धान की फसलें की जाती है। अगर उद्योग के बारे में बात करते हैं तो जो मालाबार तट है यहाँ पे खनिज संसाधन की तो थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखेंगे आपको जो कृषि आधारित है या घरेलू उद्योग है, इस प्रकार के उद्योगों की यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। अब बात करते हैं घरेलू या कृषि उद्योग कौन कौन से है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे काजू मिलता है तो उसका है, फिर से तटवर्ती क्षेत्र होने के लिए मत्स्य उत्पादन होता है, हथकरघा उद्योग में आपको बीड़ी उत्पादन होता है, फिर से मिश्रित वन उद्योग होता है, उसके बाद से कागज़ हो गया, जहाज़ का निर्माण हो गया आदि इन क्षेत्रों में किया जाता है। वहीं अगर खनिज संसाधन पर आधारित उद्योग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एल्युमिनियम मिलता है, सीमेंट का उत्पादन होता है, उर्वरक होता है और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर का होता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि यहाँ पे रासायनिक, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिक का भी उद्योग लगा है या उसके लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो इसका भी विकास इस क्षेत्र में हो रहा है। अब इसकी जनसंख्या और बस्तियों के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे जो जनसंख्या है आपको 3,35,14,000 के आसपास यहाँ पे जनसंख्या मिलेगी। वहीं अगर जनघनत्व के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग आपको 827 पर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन यह जो घनत्व है ये सामान्य नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी विविधता पाई जाती है, कहीं तटवर्ती क्षेत्र है, कहीं मैदानी क्षेत्र है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, तो इसमें जो जनसंख्या का घनत्व है उसमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। अगर वहीं इडुक्की के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मात्र 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में लगभग 259 लोग रहते हैं। वहीं अगर वयनाड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 366
पर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं। वहीं अगर बात करते हैं एक अल्पुजा है, उसके बाद से त्रिवेंद्रपुरम है, तो यहाँ पे लगभग आपको 1492 से लेकर 1476 पर व्यक्ति किलोमीटर एरिया में रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें या जनघनत्व की दृष्टि से देखें तो इसमें काफ़ी भिन्नता या असमानता पाई जाती है। वहीं अगर बात करते हैं कि यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर कैसे है, तो जो सामान्य रूप से जनसंख्या वृद्धि पूरे देश की है उससे यहाँ पे कम पाई जाती है। यानी कि कहने का ये है कि यहाँ पे लगभग देखेंगे कि आपको 9.4% ही जनसंख्या 10 की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगर ग्रामीण और नगरों के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे 1440 ग्राम है और 219 यहाँ पे नगरों की संख्या है जहाँ पे लोग निवास करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर इस पूरे क्षेत्र को देखा जाए तो इसमें अगर नगरीकरण के बारे में बात करें तो प्रमुख रूप से यहाँ पर देखिए 14 ऐसे नगर हैं जहाँ 1 लाख से 10 लाख लोग ज़्यादा 1 लाख से 10 लाख तक लोग रहते हैं या 1 लाख से अधिक लोग रहते हैं। वहीं अगर 10 लाख वाली जनसंख्या वाली अगर शहरों के बारे में बात करते हैं तो प्रमुख रूप से आपका उसमें कोची का नाम आता है जहाँ पे लगभग 10 लाख से अधिक या ऐसे कह लीजिए कि 13.5 लाख के आसपास जनसंख्या रहती है। यानी कहने का मतलब है कि यह जो रेड वाला एरिया है यहाँ पे देखिए जनसंख्या के घनत्व तो ज़्यादा है, जहाँ जहाँ रेड है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। ये देखिए आपको पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में क्या होता है जनसंख्या बहुत ही विरल है या बहुत ही कम रहती है। अगर यातायात के साधन के बारे में बात करते हैं तो यातायात के रूप में अगर देखा जाए तो यह काफ़ी विकसित क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगभग देखिए 1.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर 1.6 लाख किलोमीटर की सड़कें पाई जाती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यह यातायात के संसाधन के लिए काफ़ी संपन्न क्षेत्र है। वहीं अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 1200 किलोमीटर का जो आपको रेलवे लाइन मिलेगा, 1700 किलोमीटर का यहाँ पर देखेंगे तो जो अंतर्वर्ती जलमार्ग होता है, यानी कहने का मतलब है कि जो इनर वाटर वे होता है वो यहाँ पे मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं एयरवेज का तो यहाँ पे देखेंगे कि प्रमुख रूप से यहाँ पे आपको 18 हवाई अड्डे पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे सड़कों का भी विकास ठीक ठाक हुआ है, आपको रेलवे का भी विकास ठीक हुआ है, जो अंतर्वर्ती जो जलमार्ग होता है उसका भी विकास हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पे एयरवेज का भी विकास हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इतना यहाँ पे परिवहन होगा, कनेक्टिविटी होगा, लोगों को जुड़ाव होगा, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आर्थिक गतिविधि होगा और यह जो क्षेत्र है काफ़ी संपन्न होगा। वहीं अगर बात करते हैं ये जो सड़कें और रेलवे जो है यह आपको मैदानी भाग के यातायात के लिए प्रमुख साधन बनाते हैं। जहाँ पे मतलब कि मैदानी भाग नहीं है वहाँ पे क्या होता है कि अंतर्वर्ती जो होता है जो वाटरवेज होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं मुख्य रूप से अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3 प्रमुख हवाई अड्डे पाए जाते हैं, जिसमें से त्रिवेंद्रपुरम हो गया, कोची हो गया, कोझिकोड हो गया। इसमें से भी जो 2 होते हैं, प्रथम 2 यानी कि त्रिवेंद्रपुरम और कोची जो है ये 2 हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिससे मतलब कि देश से बाहर भी जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यातायात की दृष्टि से जो केरला तट होता है उसका काफ़ी विकास हुआ है। तो आज हम लोग केरला तट पढ़े हैं, आने वाले वीडियो में देखेंगे दूसरा कोई अगर टॉपिक होता है तो उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।